अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस है और इसमें हम स्पेशली देखेंगे फेरोसीन की एग्जांपल को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। हम सबको पता है कि कम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें मेटल होता है और मेटल के साथ नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं। मेटल होता है और मेटल के साथ नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स। अब मेरी बात सुनो, इनको साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस क्यों बोला? क्योंकि ये ऐसे कम्प्लेक्स हैं जिनमें जो लिगेंड अटैच है वो कोई साइक्लिक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसके अंदर पाई बॉन्ड्स मौजूद हों। अब समझ में आया कि क्या है कि 5 मेंबर्ड रिंग में एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ कि मेटल है और मेटल के साथ कोई ऐसा लिगेंड अटैच है जो 5 मेंबर्ड है। इस तरह से 5 मेंबर्ड है और साइक्लिक है, यानी कि रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है और उसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो ऐसे लिगेंड वाले कम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं। अब चूंकि कम्प्लेक्स ऑब्वियसली तो एक लिगेंड तो अटैच नहीं होगा, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती कि हमारे पास 2 लिगेंड्स अटैच हैं। 2 लिगेंड, ये भी क्या है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके अंदर भी पाई बॉन्ड मौजूद है। अब दोबारा से समझो कि हमारे पास कम्प्लेक्सेस क्या थे जिनमें नंबर ऑफ लिगेंड्स मेटल के साथ अटैच है, और साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस के हैं वो कम्प्लेक्सेस हैं जिनमें जो लिगेंड अटैच है वो कोई साइक्लिक रिंग है जिसमें 5 मेंबर्ड है, जिसमें जैसे अब यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये कोई लिगेंड, कोई यहाँ पे रिंग है जिसमें 5 मेंबर्ड हैं, 5 मेंबर्स हैं और साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है। और हमारे पास अब हमें समझ में आ गया कि कम्प्लेक्स क्या होते हैं जिनमें मेटल के साथ नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं, और साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच हैं वो कोई साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई बॉन्ड कंटेनिंग रिंग हो। अब जैसे ये देखो, इसमें सारी प्रॉपर्टीज पाई जानी है। इसमें कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर्ड है, ये साइकिल या रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है और इसमें पाई बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। तो ये वाला जो कम्प्लेक्स है, और लिगेंड हमारे पास एक से ज़्यादा है तो इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये वाला जो कम्प्लेक्स है इसको हम बोल सकते हैं साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस। अब मेरी बात सुनो, जो साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस की, टाइप्स ऑफ साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस। अब अगर मैं इनकी टाइप्स की बात करूं, अच्छा सबसे पहले एक और चीज़ भी मैं एक्सप्लेन करती चली जाऊँ। यहाँ पे ज़रा देखो, ये जो मेटल है, मेटल के साथ जो लिगेंड अटैच है इसका नाम क्या है? कुछ जहन में आ रहा आपके? यहाँ पे ये साइक्लिक है, इसका नाम साइक्लो से शुरू होगा, इसमें टोटल 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटा, और इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो पेंटाडाइन। तो हमारे पास जो लिगेंड अटैच है यहाँ पे क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन या डाइनाइल। और यहाँ पे इसको साइक्लोपेंटाडाइनाइल एज ए लिगेंड यहाँ पे काम कर रहे हो। साइक्लोपेंटाडाइनाइल को एक और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हो सीपी। साइक्लोपेंटाडाइनाइल को यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करूँगी सीपी, ठीक है, कि हमारे पास ये मेटल है और इस मेटल के साथ 2 सीपी रिंग्स अटैच्ड हैं, और ये हमारे पास साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्स की एग्जांपल है। समझ में आ गया? और फिर अभी मैं आपको टाइप्स एक्सप्लेन करने लगूँ कि साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस दरअसल होते कितनी तरह के। तो याद रखो, ये 2 तरह के साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बिस साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस बिस, या फिर इन्हीं बिस साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस का दूसरा नाम है हमारे पास कि बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस। बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल का क्या मतलब है कि इसमें 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग मौजूद हैं। यहाँ पे एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल, यहाँ पे दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल, 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो इसीलिए इस कम्प्लेक्स को बोल सकते हैं बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस। बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस, ये हमारे पास पहली टाइप के साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस हैं। समझ में आ गया? अब इसकी जो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस है, इनकी एक बड़ी मज़े की प्रॉपर्टी है, ये बहुत स्टेबल होते हैं। वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे। ये बहुत स्टेबल इस वजह से है कि इनके ज्योमेट्री में आपको सिमेट्री दिखेगी। सिमेट्री कैसे? देखो, ये मेटल मौजूद है और ये जो दोनों रिंग्स हैं इनके स्ट्रक्चर में देखा गया दोनों सेंट्रल मेटल एटम से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती हैं। अब चूंकि ये दोनों रिंग सेंट्रल मेटल एटम से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इसीलिए अब यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, दोनों साइड पे आपको सेम तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब चूंकि इसमें सिमेट्री है तो हम बोलते हैं ये बहुत स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का पहली वजह समझ में कि इसमें सिमेट्री पाई जाती है। सो बिस साइक्लोपेंटाडाइन कम्प्लेक्स की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है।
किस तरह से देखो कि यहाँ पे 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है, तो हम इसको बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स बोलेंगे। और एक दूसरी टाइप भी है इन साइक्लिक 5 मेंबर्ड पाई कम्प्लेक्सेस की। एक तो वो आपको समझ में है जिसमें सिमेट्री है, और एक वो है जिसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती। वो है हमारे पास बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस। अच्छा, ये मैं आपको ज़रा समझाती हूँ। अब ये जो बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस है ना, इनके नाम से आपको पता लग गया होगा कि इनकी ज्योमेट्री बेंट होती है। यहाँ पे सिमेट्री थी क्योंकि सिर्फ 2 रिंग्स पाए जा रहे थे, पर इसकी ज्योमेट्री बेंट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसके साथ लिगेंड जितने भी अटैच्ड होते हैं, उन अटैच्ड लिगेंड्स का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की नीड को पूरा करने का। अब अगर तो ये 2 रिंग्स काफ़ी हैं सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की नीड को पूरा करने के लिए, तो सिर्फ 2 ही रिंग्स अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से, और हमारे पास ये बिस साइक्लोपेंटाडाइन कम्प्लेक्स होगा। पर अगर कोई मेटल ऐसा है जिसके इलेक्ट्रॉन्स की नीड नहीं पूरा कर पा रहे, सिर्फ 2 रिंग, तो बताओ अब मेटल क्या करेगा? ऑब्वियसली मेटल किसी नई रिंग को अपने साथ अटैच कर लेगा, और जब ज़्यादा रिंग्स अटैच हो जाएंगे, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती कि कोई मेटल है, इसके साथ पहले क्या है, 2 रिंग्स आके अटैच हो गए हैं, 2 रिंग्स आके अटैच हो गए, लेकिन 2 रिंग्स अटैच होने के बाद भी सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की नीड पूरी नहीं हुई। तो अब ये सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा? मजीद रिंग्स को अटैच करता चला जाएगा, और जब मजीद रिंग अटैच होगी तो अब क्या होगा कि बहुत से रिंग्स आ गए हैं, लिगेंड रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी, और एज ए रिजल्ट इसकी ज्योमेट्री मजीद सिमेट्रिकल नहीं रहेगी, बेंट बन जाएगी। समझ में आया कि हमारे पास ये कौन से कम्प्लेक्सेस हैं? बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस। और ये कौन से मेटल एटम बनाते हैं? वो मेटल एटम जिनमें सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन की नीड ये 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स नहीं पूरा कर सकते, और उनके इलेक्ट्रॉन की नीड को पूरा करने के लिए आपको मजीद रिंग्स अटैच करना पड़ते हैं, और एज ए रिजल्ट लिगेंड रिपल्शन होती है, और ज्योमेट्री मजीद सिमेट्रिकल नहीं रहती, बेंट बन जाती है। ऐसे कम्प्लेक्सेस को हम बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैंने जनरल मेटल ली थी, अब मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसी एग्जांपल दूंगी कि ये जो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दूंगी जो प्रेजेंट है, नेचर में एग्जिस्ट करती है, और इसी तरह से मैं आपको बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस के एक एग्जांपल बताऊंगी। अब बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास फेरोसिन है। फेरोसिन यानी कि सेंट्रल मेटल एटम। अब इनको ना मेटालोसिन भी बोलते हैं। ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्सेस हैं इनको मेटालोसिन भी बोलते हैं। मेटालोसिन बोलने की वजह ये है कि ये इनकी मेटालोसिन में बताती ज़रा, यहाँ पे जो सीन है ना, सीन बताता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन लाइक हैं, और मेटालोसिन के सेंटर में इनके मेटल मौजूद होते हैं, तभी इनको बोलते हैं मेटालोसिन। प्रॉपर्टीज़ इनकी बेंजीन की तरह के सेंटर में इनके मेटल प्रेजेंट है, इसलिए इनको मेटालोसिन बोलते हैं। और मैंने अभी जो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की एग्जांपल बताई, आप समझ गए होंगे वो क्या थी? फेरोसिन। यानी कि यहाँ पे जो मेटालोसिन नहीं बोला मैंने, फेरोसिन बोला है, तो आप समझ गए कि इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके भी एंड पे चूँकि फेरोसिन बोला है, फेरोसिन, तो आप समझ गए होंगे कि इसके भी एंड पे चूँकि सीन आ रहा है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बेंजीन लाइक हैं। और फेरो का मतलब यह है कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन है? फेरस यानी आयरन। तो इसका ज़रा स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं कि Fe है, और यहाँ पे इस तरह से 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स अटैच हैं, उनकी पाई बॉन्ड चूँकि रेजोनेट करते रहते, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ सर्कल की फॉर्म में शो करी। ये भी 5 मेंबर्ड रिंग, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, ये एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, ये दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड, और ओवरऑल इसको आप क्या बोलोगे? बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम आयरन है और इसकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन लाइक है, इसलिए आप इसको बोल रहे हैं फेरोसिन। याद रखो, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा कॉमन साइक्लिक पेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स है। और इसके स्टेबल होने की, इसके सबसे फेमस होने की क्या वजह है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। इसके पूरे स्ट्रक्चर को खोल के हर एक फैक्टर बताऊँगी आपको, MOT से भी एक्सप्लेन करके देखेंगे, और फिर मैं शुरू में आपको समझाऊँगी और एंड पे आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो ये थी बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की एग्जाम्पल। और अब अगर आपको पेपर में लिखना ऑब्वियसली तो आपको बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की भी एक एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। तो बेंट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की एग्जाम्पल है हमारे पास कोई जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जिरकोनियम है, और यहाँ पे इस तरह से 2 रिंग्स लगे होते हैं
अब देख रहे हैं यहाँ पे इसका क्या है, इसमें सिमेट्री पाई जा रही है, यानी कि ये सेंटर में आयरन प्रेजेंट है, ये इसके ऊपर एक रिंग लगा हुआ और ये इसके नीचे ऐसे रिंग लगे होते हैं। आप समझ लो, इसको ना सैंडविच स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। फेरोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में फेमस है कि इसका सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैंडविच लाइक इस तरह से कि एक रिंग और ये दूसरा रिंग, इस तरह से दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। आप समझ रहे ना कि जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे ब्रेड के स्लाइसेस हैं कि एक ब्रेड का स्लाइस ऊपर ऐसे और उसके नीचे दरमियान में कुछ भी मटेरियल है और उसके नीचे फिर एक और हमारे पास ब्रेड का स्लाइस है, और जो दोनों स्लाइसेस हैं ब्रेड के वो आपस में बिल्कुल पैरेलल प्रेजेंट है। तो हम बोलते हैं कि फेरोसिन का स्ट्रक्चर क्या है, सैंडविच स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे जो दो रिंग्स हैं हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, वो आपस में पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सैंडविच स्ट्रक्चर वाला कम्प्लेक्स। और अगर हम बेंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जिरकोनियम होता, इसके साथ इस तरह से दो रिंग्स अटैच होते हैं, ये भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स होते हैं। इसको भी मैं रेजोनेट करे पाई बॉन्ड, तो मैं इसको सर्कल की फॉर्म में शो करी यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे दो मजीद लिगेंड्स अटैच होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं दो ब्रोमीन अटैच करी, पर आप देख रहे हैं इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं है, बेंट है, तो ये हमारे पास बेंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल कम्प्लेक्स है। और आज हमारा जो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है फेरोसिन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फेरोसिन सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, फेरोसिन सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसको स्टेबल बनाते हैं, इसकी एमओटी कैसे ड्रा की जा सकती है, और फिर एंड पे आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलें अभी हम पढ़ते हैं फेरोसिन। अब जो फेरोसिन है, फेरोसिन का जनरल फार्मूला होता है FeCp ट्वाइस, और इसमें Cp का मतलब है साइक्लोपेंटाडाइन और ट्वाइस का मतलब है दो। अब चूंकि इसके स्ट्रक्चर में दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स लगे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं FeCp ट्वाइस। और अगर हम बात करें वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस फेरोसिन को सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं, तो उनमें पहला फैक्टर आता है इसकी सिमेट्री। मतलब जो दो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स हैं दोनों इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम आयरन। चूंकि दोनों रिंग सेंट्रल मेटल एटम आयरन से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको बोलते, ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में सिमेट्री पाई जाती है, यानी आप इसको यहाँ से काटें, यहाँ से आपको सेम पार्ट्स दोनों साइड पे देखने को मिलेंगे। अब चूँकि इसकी ज्योमेट्री में सिमेट्री पाई जाती है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये कॉमनली पाया जाता है। और हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। यानी मैंने पहले इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ इट्स ज्योमेट्री, और अभी मैं इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इस सेंट्रल मेटल एटम आयरन के टर्म में। ये सेंट्रल मेटल एटम आयरन कैसे स्टेबल बनाता है इस फेरोसिन को। हालांकि यहाँ पे आयरन के अलावा कोई दूसरा मेटल भी हो सकता था, पर नहीं है, आयरन ही क्यों है सेंट्रल मेटल एटम फेरोसिन में, और आयरन किस तरह से स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है इस फेरोसिन को, ज़रा देखते हैं। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, हमें पता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, और जो आयरन है, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गोन 18 4s2 3d6। यानी कि अगर मैं इस आयरन की बात करूं तो इस आयरन के वैलेंस शेल में हमारे पास आर्गोन 18 के अलावा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8। यानी इसके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं उनमें आर्गोन के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8। आयरन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आयरन की बात है। अब ज़रा इस साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड को मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ज़रा देखो। ये हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन लिगेंड है। साइक्लोपेंटाडाइन ऑब्वियसली हमें पता है इसमें 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। इसके बारे में एक और बात आपको बतानी जरूरी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके पास एक लोन पेयर भी होता है, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड नहीं होते, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे जो कितने कार्बन एटम है इसमें, 1 2 3 4 5, और ये जो 5, इसमें 5 कार्बन एटम है, और ये जो 5 कार्बन एटम है यहाँ पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया होता। यहाँ पे एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होते, ये 3 सिग्मा बॉन्ड की बात कर रही हूँ, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, 2 साथ वाले कार्बन एटम के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। अब चूँकि यहाँ पे कार्बन ने टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज होगा कार्बन एटम। नॉर्मली, अब मेरी बात सुनो, कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना सकता कार्बन, यानी कि कार्बन जनरली sp3 हाइब्रिडाइज होता, पर यहाँ पे इस केस में कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, 2 साइड वाले कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। यहाँ कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ, इसलिए यहाँ पर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 नहीं है बल्कि sp2 है। यहाँ पे आप समझ रहे हो मेरी बात कि यहाँ पे कोई एक ऐसा
कार्बन एटम का कोई ऐसा p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाली थी, यानी कि तीनों के तीनों p ऑर्बिटल ने, px ने, py ने, pz ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेना था। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती तो, जो जनरली होती है कार्बन की, पर यहाँ इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, चूँकि 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, यानी कि कोई से 2 p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है और कोई एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब सपोज कर लेते हैं इस केस में जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो हमारे पास pz है, तो ये pz ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। और यहाँ पे दोबारा मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे एक कार्बन एटम के पास यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, यहाँ भी एक दूसरा कार्बन एटम है, इसके पास जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है वो pz ऑर्बिटल है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने सपोज किया है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो pz है। वैसे कोई भी p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, मतलब अगर हम ये कंसिडर करें कि px और py ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है, तो फिर हम साथ ये भी सपोज करें कि हमारे पास जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो pz है। यहाँ पे एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, यहाँ दूसरे कार्बन के पास एक और अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है। अब टोटल यहाँ पे 5 कार्बन एटम है, तो बताओ कितने अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल होंगे? 5 अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल होंगे एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल के केस में। और अगर हम बात करें अब और एक और चीज़ अब ऐड करो इसमें, यहाँ पे एक pz ऑर्बिटल है, यहाँ पे दूसरा pz ऑर्बिटल है, तीसरा pz ऑर्बिटल है, चौथा pz ऑर्बिटल है, ये 5वां pz ऑर्बिटल है। 5 pz ऑर्बिटल हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। और यहाँ पर देखा गया कि जो हर अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल के पास यहाँ पर कार्बन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है, यानी यहाँ पर एक pz ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस pz ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस pz ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास यानी टोटल 5 कार्बन एटम, 5 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल और 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो अब साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, उन्हीं अपने 5 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके उन्हीं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके 5 बॉन्ड बनाती है सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ फेरोसिन में। सो अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग जो लिगेंड है वो आयरन के साथ कितने बॉन्ड्स के जरिए अटैच्ड है, तो फ़ौरन से बता सकते हैं कि यहाँ पे जो हर कार्बन एटम है वो एक बॉन्ड बनाता है आयरन के साथ अपने एक अनहाइब्रिडाइज्ड एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले pz ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके, नहीं। और यहाँ पे जो टोटल 5 कार्बन एटम वो 5 बॉन्ड बनाए होते हैं सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ। और यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जो एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। सो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें? यहाँ पे 5। और दरअसल यहाँ पे ये मैं एक बॉन्ड से शो करी, यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं होता इस तरह के, ये पांचों कार्बन एटम इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि दोनों रिंग्स जो रिंग है वो पैरेलल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर जो जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं पैरेलल, वैसे पैरेलल प्रेजेंट होती है। तो जो पांचों कार्बन एटम है वो इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ, और पांचों कार्बन सेम टाइप का, सेम लेंथ वाला, सेम स्ट्रेंथ का बॉन्ड बनाते इस सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ। ये एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड की बात थी। और आप सबको पता है कि यहाँ फेरोसिन में एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग नहीं होती, 20 साइक्लोपेंटाडाइनाइल फेरोसिन है ये। तो यहाँ पे 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग्स होती है, यहाँ पे मैं दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग बना रही इस तरह से। सो ये हमारे पास दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है। अगर ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, अपने 5 कार्बन एटम को यूज़ करके, 5 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल को यूज़ करके 5 बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ, तो ये वाला साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड भी अपने 5 कार्बन एटम को यूज़ करके, अपने 5 अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके, अपने 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके सेंट्रल मेटल एटम आयरन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा होगा? ऑब्वियसली 5 बॉन्ड बना रहा होगा। सो हमारे पास ये वाला लिगेंड भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये वाला लिगेंड भी 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। और हम लोग अभी आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ के क्या सीख गए कि आयरन के पास आर्गोन 18 के अलावा अपने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आर्गोन 18 को निकाल दो, बहुत इनर शेल्स में होते हैं। आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 5 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, 5 इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड ने डोनेट किए, तो टोटल बताओ अब आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए फेरोसिन के अंदर? ऑब्वियसली 18। और हमें पता है जिस मेटल के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फुलफिल करती हो, उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, वो सबसे
ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपको एक दूसरी वजह समझ आई कि एक तो ये वजह थी कि इसकी ज्योमेट्री में सिमेट्री है इसलिए स्टेबल हो, दूसरी वजह है कि यहाँ पे आयरन के पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल फुलफिलमेंट है, आयरन अपने 18 इलेक्ट्रॉन पूरे किए हुए इसलिए यहाँ आयरन स्टेबल है। ये आयरन बिल्कुल इनर्ट एक्ट करता है जब ये फेरोसिन के अंदर मौजूद होता है। समझ में आ गया? अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये फेरोसिन था, मैं आपको थोड़ी आयरन की ना वैल्यू बताने के लिए मैं आपको एक और मेटालोसिन कम्प्लेक्स दिखाती हूँ जिसका नाम है कोबाल्टोसिन, जिसका नाम है कोबाल्टोसिन। कोबाल्टोसिन। अब ज़रा इस कोबाल्टो यहाँ पे जब ये था फेरोसिन, जब ये फेरोसिन था तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन था? ऑब्वियसली आयरन। और अब जब ये कोबाल्टोसिन है तो अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? समझ गए आप? ऑब्वियसली कोबाल्ट। तो मैं ज़रा इसको यहाँ पे सिंपल क्या कर रही हूँ, आयरन को कोबाल्ट से रिप्लेस कर रही हूँ। यहाँ पे कोबाल्ट है, सी मेरा बड़ी पट्टिका है, सी बड़ी पट्टिका और ये वो छोटा, सो कोबाल्ट है। और यहाँ पे एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग और यहाँ पे दूसरा साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड रिंग। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कोबाल्टोसिन। अब ज़रा मैं आपसे पूछती हूँ कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रा निकालो। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27। तो कोबाल्ट के पास आर्गोनेटिन के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो 18 निकाल दो 27 में से, तो पीछे कितने बचे? 9। तो कोबाल्ट के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी? 5 इलेक्ट्रॉन। ये वाली साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिखती कोबाल्ट के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन? 9। और यहाँ पे जो ईच सीपी ने कितने डोनेट किए? ईच सीपी ने डोनेट किए, या मैं कहती हूँ 1 सीपी ने डोनेट किए 5 इलेक्ट्रॉन और 1 सीपी ने डोनेट, क्योंकि यहाँ पे 2 सीपी है ना, तो एक सीपी ने डोनेट किए 5 इलेक्ट्रॉन, एक और सीपी ने भी डोनेट किए 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 19 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा आपसे सवाल है, बताओ ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फुलफिल करता है ना? तो ये वजह है जो कोबाल्टोसिन है वो कभी भी स्टेबल नहीं है जैसा कि फेरोसिन स्टेबल है। हालांकि यहाँ भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड मौजूद है पर यहाँ पे मेटल आयरन नहीं है, यहाँ मेटल कोबाल्ट है, 19 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल अनस्टेबल है। जो ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा इसको अपने इलेक्ट्रॉन देने का मौका मिले, फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन देकर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो हम ये बोलते हैं कि जो ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है तो ये रिएक्टिव एक्ट करता है, जब ये रिएक्टिव एक्ट करता है तो ऑब्वियसली अनस्टेबल है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है सिर्फ फेरोसिन को हासिल है, किसी कोबाल्टोसिन को, किसी और मेटालोसिन को हासिल नहीं है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब ज्योमेट्री के टर्म में स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होगी कि ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है इसलिए स्टेबल है। फिर मेटल के टर्म में स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होगी कि मेटल जब फेरोसिन के अंदर मौजूद है आयरन तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फुलफिल करते हैं इसलिए वो स्टेबल है। और अब तीसरा फैक्टर आता है एरोमेटिसिटी, लिगेंड के टर्म में एक्सप्लेन करेगा स्टेबिलिटी को। अब अगर आप देखें साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड को, ये कोई आम लिगेंड नहीं है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या मैंने बताया? साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ, और ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे इस तरह से रेजोनेट करता रहता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला जो लोन पेयर है खुद से पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेके पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेगा। समझ में आ रही है आपको? तो मतलब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। सो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग में हिस्सा लेते वो सारे इंक्लूड होंगे पाई इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे 2 इस बॉन्ड के, 2 इस बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के। सो अगर कोई पूछे कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये एरोमेटिक बनाते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड। वो कैसे? हकल रूल के मुताबिक। एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करता है हमारा वन एंड ओनली हकल रूल। हकल रूल कहता है जिसके पास भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, जिसके पास भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हों वो स्टेबल होता है। और यहाँ पे देखा गया इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड के पास, अगर अब n बताता है नंबर ऑफ लोन पेयर, तो यहाँ पे n क्या है? 1। यहाँ पे मैं पुट करती n = 1, तो मेरे पास ये बन जाएगा 4 1 + 2 और आंसर क्या आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
तो हमारे पास क्या है, हकल रूल बताता है एरोमेटिसिटी को। हकल रूल कहता है जिसके पास भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो वो स्टेबल है। और साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड फुलफिल कर रहा है इस हकल रूल को, क्योंकि इसके पास भी, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये स्टेबल है। और मैंने शुरू में आपको जब फेरोसिन का बताया था तो मैंने बोला था फेरोसिन में जो सीन है, एंडिंग सीन है, वो बताता है कि इसमें बेंजीन लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि बेंजीन लाइक क्यों है। बेंजीन में भी एरोमेटिक है, बेंजीन हकल रूल को फॉलो करता है। और ये देखा गया कि जो फेरोसिन में लिगेंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी हकल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, उसमें जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या बताना चाह रही कि वो भी एरोमेटिक है क्योंकि वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, जैसे बेंजीन रिंग एरोमेटिक था। तो चूँकि अब एरोमेटिसिटी दोनों एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई है जो बेंजीन के अंदर भी है और फेरोसिन के अंदर भी है, तो इसीलिए हम बोलते हैं फेरोसिन को फेरोसिन के। फेरोसिन इज़ अ कंपाउंड जिसमें प्रॉपर्टीज सीन है, यानी कि बेंजीन लाइक है। समझ में आ गया आपको। अब हकल रूल ने इसकी एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करा। अब चूँकि अगर आपसे कोई पूछे कि फेरोसिन क्यों स्टेबल है तो बता सकते हैं। पहला तो ये कि इसमें सिमेट्री पाई जाती, दूसरा ये जो आयरन है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फुलफिल करता, और तीसरा है कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है उसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करे, वो हकल रूल को फॉलो करे, इसीलिए। और हमें पता है जो एरोमेटिक चीज़ें हैं वो स्टेबल होती हैं, इसीलिए फेरोसिन ज़्यादा स्टेबल है। और एक और वजह भी हो सकती है रेजोनेंस। तो अगर आप देखो ना तो यहाँ पे जो रेजोनेंस पाई जा रही है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इसके कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हैं कि डबल बॉन्ड रेजोनेट करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, रेजोनेंस भी पाई जा रही है, तो इस वजह से भी ये स्टेबल है। और इसकी स्टेबिलिटी की मतलब एक और वजह हमारे पास रेजोनेंस भी हो सकती है कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड के कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। एक वो जिसमें आपको ड्रा कर लेना है, एक वो जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये वाला जो लोन पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखेगा। तो मतलब या फिर ये जो, तो इस तरह से आप रेजोनेंस की बेस पे भी इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो पांचवा फैक्टर है वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देखें तो जैसे मैंने आगे पीछे जो एग्जांपल दी फेरोसिन की, तो वहाँ पे जब मैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड को ड्रा करती थी तो दरमियान में मैं इलेक्ट्रॉन्स लिखने के बजाय ऐसे सर्कल ड्रा कर रही थी। तो उसकी क्या वजह थी, उसकी वजह थी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अंदर डीलोकलाइज होते हैं, कि मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे है, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, फिर ये यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ना पाई बॉन्ड एक तरह से डीलोकलाइज होता, पाई इलेक्ट्रॉन सारे डीलोकलाइज होते विद इन दिस साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। और जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि जब ठीक है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, पर बाहर से जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे देखेगा कि उसको पता नहीं लगेगा उसने एग्जैक्टली किस कार्बन पे अटैक करना है, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो कंटिन्यूसली डीलोकलाइज है, अंदर मूव कर रहे हैं। सो ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है ये इनर्ट के तौर पे एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए। सोचो कि इस पर यहाँ पर कहीं पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं जो कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे, सो कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो ठीक है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करे ये पॉसिबल था। पर यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डीलोकलाइज है, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रोफाइल भी इस पर अटैक नहीं करता। सो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है कि इसमें रेजोनेंस है, इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये स्टेबल है। सो ये वो फैक्टर्स थे जो फेरोसिन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम देखेंगे फेरोसिन की MOT क्या है। सो दोबारा